चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज मैंने आपको न्यूमेरिकल्स कराने हैं गॉस थ्योरम के। गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन सबने याद कर ली हैं अच्छे से? गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस और फॉर्मूला सबने याद कर लिए हैं। अब हम उसको यूज करेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। मैं हर टाइप का एक एक दो क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद साथ साथ आपको भी करवाऊंगा जो जो आपके करने वाले होंगे। पेज नंबर 50 निकाल लीजिए नोट्स का। नोट्स का पेज नंबर 50। पेज 50 पे क्वेश्चन नंबर 1 सामने देखिए। पेज 50 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है केयरफुल मेजरमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ ब्लैक बॉक्स indicates that the net outward flux through the surface of the box is 8 into 10 to the power 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आपको बोला एक बॉक्स है, इस बॉक्स से टोटल आउटवर्ड फ्लक्स कौन सा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? ध्वनि, आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव होता है या नेगेटिव लेते हैं बेटा? ध्वनि, दिलीशा? पॉजिटिव लेते हैं। तो आपको क्योंकि आउटवर्ड फ्लक्स बोला, सो ये फ्लक्स हो जाएगा +8 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपको फ्लक्स दिया है। आपको बोला व्हाट इज इट, चार्ज इनसाइड इट। क्योंकि आउटवर्ड फ्लक्स है तो चार्ज अंदर कौन सा होगा, पॉजिटिव। और क्या लगाओगे, गॉस थ्योरम। सो अप्लाई करिए गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम अप्लाई करें तो फ्लक्स होगा चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो चार्ज एनक्लोज्ड कितना हुआ, फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 8 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट विच इज 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। कैलकुलेट करोगे फ्लक्स आ जाएगा। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट में आपको क्या बोला, सेकेंड पार्ट में आपको बोला if the net outward flux through the surface of the box were 0, can you conclude that there are no charges inside the box? If net outward flux is 0, net outward flux, for that matter net flux भी हो सकता है, inward outward कुछ भी हो। If net outward flux is 0, what does this implies? This implies that net charge inside the net charge inside the surface is 0। नेट चार्ज 0, इसका ये मतलब नहीं है कि अंदर चार्ज ही ना हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सरफेस है, इनसाइड यू हैव अ डायपोल +q -q, so net charge inside is 0, then also flux is 0। it does not mean that there is no charge inside, it means that the net charge inside is 0। फर्स्ट सबको समझ में आ गया? Yes, sir. दिशा, हरजस, Yes, sir. सेकंड वाला नहीं समझ आया, सेकंड पार्ट। फ्लक्स 0 होने का मतलब क्या होता है बेटा, चार्ज एनक्लोज 0। तो सर वो तो समझ आ गया, पर आप ये कह रहे हो ना कि मतलब उसके साथ चार्ज है अभी भी, पर अगर नेट चार्ज 0 है फिर नेट चार्ज 0 होने का मतलब कोई चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये मतलब हुआ, या टोटल चार्ज 0 मतलब हुआ? टोटल चार्ज 0। तो मैं भी तो वही बोल रहा हूं कि उसने क्वेश्चन में पढ़ क्या बोला इंग्लिश में, नो चार्ज इनसाइड। अब नो चार्ज इनसाइड जरूरी थोड़ी ना। ओके सर, ओके। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से इंटरप्रेट करो। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 पे देखिए, गिवन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E 5 इंटू 10 टू पावर 3 आई कैप न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी है 5 इंटू 10 टू पावर 3 आई कैप न्यूटन पर कूलम। आई कैप का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस। फाइंड द फ्लक्स थ्रू दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू YZ प्लेन। अब जरा ध्यान दो, ये एक्स एक्सिस है, ये Y एक्सिस है और ये Z एक्सिस है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस and the plane is YZ plane। this is the plane जिसकी हम बात कर रहे हैं। सो एरिया वेक्टर किधर हो गया,
Area vector is along x-axis. Yes or no? Yes, sir. If the surface is a YZ plane, then the area vector will be along the x-axis. So area vector is 10 centimeter side है. So 10 into 10 to the power minus 2 whole square, that is 10 to the power minus 2 meter square. I cap रह गया लिखना. I cap क्यों लिखेंगे? Along the x axis होगा. So 10 to the power minus 2 I cap मीटर स्क्वायर. क्लियर बचा? ये आ गया. अब आपको फ्लक्स बोला. फ्लक्स क्या होगा? E डॉट डी एस. डॉट प्रोडक्ट करो. डॉट प्रोडक्ट आप करोगे, आंसर कितना आया? 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इंटू 10 टू 5 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 2. सो आंसर आ गया 50 न्यूटन पर कूलम. फ्लक्स है 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. ये पार्ट सबको क्लियर है बेटा? Absolutely. Now आगे भी बोला क्वेश्चन में, what would be the flux through the same square if the plane makes an angle of 30 degree with the x axis. Plane makes an angle of 30 degree. So इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखिएगा. If plane makes an angle of 30 degree, this implies normal to the plane makes an angle of 60 degree with x axis. Yes or no? समझो, ये सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है या एक्स एक्सिस है. इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस है. अगर वो प्लेन के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है तो नॉर्मल के साथ कितना एंगल हो गया? 60 डिग्री. हां कि ना? नॉर्मल के साथ 60 डिग्री एंगल होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री. सो फ्लक्स कितना हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज 5 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू एरिया 10 टू पावर माइनस 2 इंटू कॉस 60. कॉस 60 हाफ होता है. आंसर आ गया 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. बात समझ में आ गई? समीप कुछ कह रहा था बेटे? नो सर. सबको क्लियर है बेटा? दोबारा माइंडेड क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए. एंगल किसके साथ दिया हुआ है? आप क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए. आपको बोला व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस. प्लेन 30 डिग्री बना रही है. सो प्लेन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 30 डिग्री बना रही है तो नॉर्मल टू द प्लेन कितना बनाएगी? 60 डिग्री. इलेक्ट्रिक ई डॉट डी एस में जो एंगल होता है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड विद एरिया वेक्टर, नॉट विद द एरिया. दैट इज वाई ई डॉट डी एस में मैंने 60 डिग्री लूंगा. ये बात क्लियर सबको? किसी को कोई दिक्कत? हरगुन? नो सर. हरजस? हिमनेश? नो सर. केडी? ऋत्विक? नो सर. सबको समझ में आ गया कैसे करना है? बेटे ये होमवर्क दूंगा तब कर लेना, कॉपी मत करो अभी. समझो, बीच में अभी डिफिकल्ट क्वेश्चन जब आएंगे तो उस टाइप का एक मैं करूंगा, बाकी आपसे करवाऊंगा, वो अपने आप करवाऊंगा मैं. डोंट वरी. मैं अभी हर टाइप का एक एक समझा रहा हूं ताकि आप अटेम्प्ट कर सको. आपको एक बेसलाइन मिल जाए कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है. दोबारा पूछोगे मैं दोबारा बता दूंगा, बट आपको अटेम्प्ट सारे करने हैं. कॉपी मत करो, समझो चीजों को. क्वेश्चन नंबर 5 देखो, तीसरे टाइप का क्वेश्चन. तीसरा क्या वैसे ही है, पहले टाइप का ही है बट थोड़ा सा डिफरेंट है. अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस encloses a charge of 8.85 into 10 to the power minus 8 कूलम. एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, अंदर कहीं चार्ज है उसके. दैट चार्ज इज 8.85 into 10 to the power minus 8 कूलम. कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. पहला पार्ट तो सिंपल. फ्लक्स क्या होता है? Q by epsilon naught. So 8.85 into 10 to the power minus 8 चार्ज by epsilon naught की वैल्यू 8.85 into 10 to the power minus 12. आंसर आ गया 10 to power 4 वोल्ट मीटर या फिर यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. एक ही बात है. ठीक है जी, पहला पार्ट क्लियर. आगे आपको बोला इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इज डबल्ड
हाउ वुड द फ्लक्स चेंज? अगर रेडियस डबल करोगे तो चार्ज एनक्लोज तो अभी भी उतना ही है। रेडियस अगर आप डबल करोगे तो चार्ज एनक्लोज तो नहीं चेंज हुआ ना, वो तो उतना ही रहेगा। सो इफ रेडियस इज डबल्ड flux remains same because charge is same. Also we can say that electric flux is independent on the size of Gaussian surface. क्लियर है सबको? ये सबको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? दिशा, हिमनेश, नमन, यश, सतीश, श्रेया? जो फ्लक्स होता है आगे समझ में दोबारा बोल। फ्लक्स जो होता है वो एरिया पे डिपेंडेंट तो होता है। इलेक्ट्रिक एरिया बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी ना उस पॉइंट पे। Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है ना, तो Yes, sir. चार्ज कांस्टेंट है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 9, एकम कल अटेंड कीजिएगा बेटा, इतनी लेट में अलाउ नहीं करूंगा। 10-10 मिनट लेट आप आना शुरू करते हो क्लास में। नहीं सर, मैं लेट नहीं आया था, मैंने रिजॉइन करा था। अच्छा चलो, कितने क्वेश्चन करे थे तूने सामने मेरे? सर 2 तक कर लिए। कोई नहीं, अब रहने दे, या चल देख ले। 9th अ हॉलो 9th बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th 10th 11th ये 3 एक जैसे क्वेश्चन है। मैं 9th करूंगा, 10th आपसे करवाऊंगा, 11th भी फिर आप करोगे अगर हो गया तो, नहीं तो मैं हेल्प करूंगा। 9th पे आ जाते हैं। अ हॉलो सिलेंड्रिकल बॉक्स ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको दिया हुआ है फिगर। एक सिलेंडर दिया है, लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इट इज 25 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। क्लियर यहां तक? ये क्वेश्चन में गिवन है। इज प्लेस्ड इन 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम एज शोन इन फिगर। 1 मीटर दूर प्लेस किया। The electric field in the region is given by 50x I cap. Electric field is given by 50x I cap. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज 50x I cap. अब जरा ध्यान दो, ये आपको दिख रहा है 50x। x का मतलब डिफरेंट वैल्यू x की होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफरेंट वैल्यू है। सो दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। यूनिफॉर्म फील्ड नहीं है। अगर यूनिफॉर्म फील्ड होती तो कांस्टेंट होता। मतलब अगर यही क्वेश्चन यूनिफॉर्म फील्ड में होता, अगर सपोज 50x की जगह सिर्फ 50 होता, तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, दोनों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहती। एक में एंटरिंग फ्लक्स, एक में लीविंग फ्लक्स, टोटल फ्लक्स हो गया 0। हां कि ना? बट क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड x पे डिपेंडेंट है, तो ये फेस 1 बोल देता हूं, फेस 2 बोल देता हूं। तो फेस 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 50 इंटू 1 आई कैप। 50 आई कैप न्यूटन पर कूलम। हां कि ना? x की वैल्यू फर्स्ट फेस पे कितनी है? 1 मीटर। सेकेंड फेस पे x की वैल्यू कितनी है? 2 मीटर। तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई 50 इंटू 2 आई कैप, दैट इज 100 आई कैप न्यूटन पर कूलम। इस स्टेप तक कोई दिक्कत किसी को? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट, इट इज डिपेंडिंग ऑन x। सो व्हेन सपोज आई टॉक अबाउट दिस, सो एक पॉइंट से जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू है,
जब लीव कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू है। सो क्योंकि फर्स्ट फेज पे एंटरिंग फ्लक्स है, तो फर्स्ट फेज का फ्लक्स कितना होगा, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। क्यों नेगेटिव क्यों लिया, बिकॉज फ्लक्स इज एंटरिंग द सर्फेस। एंटरिंग फ्लक्स क्या होता है, नेगेटिव। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई 50, एरिया है 25 इंटू 10⁻⁻⁴, या नेगेटिव ऑफ 0.125 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यहां तक समझ में आया माइनस वाला वापस से बता दो। बेटे? एंटरिंग फ्लक्स है फर्स्ट सरफेस में, यस सर। एंटरिंग फ्लक्स कौन सा लेते हो, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव हुआ ना। जिसमें लीविंग फ्लक्स होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। एंटरिंग फ्लक्स क्या होता है, नेगेटिव। सो फर्स्ट फेज पे फ्लक्स एंटर कर रहा है तो फ्लक्स क्या हो गया, नेगेटिव। सेकंड फेज से फ्लक्स एंटर कर रहा है, लीव कर रहा है, सर लीव कर रहा है। लीव कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड देखो एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो एक पे एंटर करेगा दूसरे से लीव करेगा। तो सेकंड फेज पे फ्लक्स कितना होगा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, सो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है 100, एरिया 25 इंटू 10⁻⁴, यह आ गया 0.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो टोटल फ्लक्स कितना हुआ, दोनों को ऐड कर दो, सॉल्व करोगे आएगा प्लस 0.125 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। ये सबको क्लियर है? फर्स्ट पार्ट अभी टाइम दूंगा, इसको लिखने के लिए टाइम दूंगा। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट कह रहा है चार्ज एनक्लोज्ड। सो चार्ज एनक्लोज्ड क्या होगा, फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट। सो 0.125 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। ये आंसर हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया? यस सर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती तो जितना E1 और E2 सेम हो जाते, तो E1A नेगेटिव, E2A पॉजिटिव, ऐड करोगे E1 E2 इक्वल है तो ओवरऑल क्या आंसर आता, 0। बट क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है इसीलिए E1 E2 डिफरेंट है, इसीलिए फ्लक्स आया और चार्ज एनक्लोज्ड इसीलिए निकला। क्लियर? कॉपी कीजिए इसको। और ये था 9th, 10th इसी के जैसा है, 10th अटेम्प्ट कीजिए, 9th कॉपी करिए और 10th अटेम्प्ट कीजिए प्लीज। लगभग सिमिलर है 10th।
हो गया 10th? सर अभी शुरू करो। अच्छा, ये 9th सबको समझ में आ गया? 9th किसी ने कुछ दोबारा पूछना है तो बोलिए। 9th में किसी ने कुछ दोबारा पूछना हो तो बोलिए बेटा। करिए, 10th अटेम्प्ट कीजिए फटाफट। हरजस 9th समझ में आ गया? यस सर। 10th हो गया अटेम्प्ट? सर अभी कर रहा हूँ। करो करो, जल्दी करो। जयवीर करो करो, 10th करो, 2 मिनट और लो। श्रेया 10th हुआ? सर कर रही हूँ। ओके, सर हो गया। वेरी गुड। बाकी भी जल्दी जल्दी दिमाग लगाओ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस एरिया चेंज हो जाएगा क्योंकि वो आपको क्यूब दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा साइड का स्क्वायर। सब कुछ सेम है, बस सिलेंडर की जगह क्यूब है। तो साइड ए अगर मैं लेता हूं, 0.1 दी हुई है और ये गैप भी 0.1 है, तो जो फर्स्ट फेस है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी अल्फा इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू 0.1 है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी अल्फा इंटू 0.2। पहले फेस पे फ्लक्स हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, एंटरिंग फ्लक्स तो नेगेटिव। दूसरे वाले पे फेस पे फ्लक्स हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया और ये हो जाएगा पॉजिटिव क्योंकि ये लीविंग फ्लक्स है। टोटल निकालना है, दोनों को जोड़ दीजिए। यही किया है बेटा? यही किया है? यस सर। ओके, जल्दी जल्दी आंसर निकालो। भर दिया था मैंने। आंसर निकालिए फटाफट। जैसे जैसे आंसर निकलता जाए थम्स अप कर दीजिएगा सो दैट फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। वेरी गुड। हरजस आपका आ गया आंसर? नो सर अभी कर रहा हूँ। जल्दी कर यार, इतनी देर। सर 11 भी करना है कुछ? हाँ 11 दिमाग लगाना है, इसके बाद 11 पे दिमाग लगाइए। ये हो गया तो जिसका अगर नहीं हुआ किसी का तो मेरे को बोलना, मैं कर दूंगा सॉल्व। वाई और जेड डायरेक्शन में भी होते तो हम क्या करते? तो एरिया वो वाला लेते जो उसके परपेंडिकुलर है। फ्लक्स एक्स वाई जेड में ऐड होता फ्लक्स की डायरेक्शन नहीं होती, स्केलर होता है वो। ठीक है ना? सपोज एक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग भी होती तो एक्स में जो पहले एक्स से टोटल फ्लक्स निकाल लो, फिर वाई से टोटल निकाल लो, दोनों को जोड़ दो,
उसमें डायरेक्शन का तो कोई लेना देना नहीं होता फ्लक्स में, यस ठीक है ना। बस एंटरिंग और लीविंग देखना है। एंटरिंग द सरफेस है तो आपका नेगेटिव फ्लक्स होगा, लीविंग होगा तो पॉजिटिव फ्लक्स होगा। हो गया हरजस, वेरी गुड। किसी का रह गया? श्रेया आपका हो गया बेटा 10th, मतलब हाँ 10th यस सर हो गया। समझ में आ गया अच्छे से। यस सर। यश, यस सर। दिशा, यस सर। वेरी गुड। जल्दी जल्दी खत्म करो भाई। 11 दिमाग लगाओ, 11 पे दिमाग लगाइए। In this situation, electric field is not non-uniform, it is a uniform field. But आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है E नॉट I कैप, मतलब along x axis if x is positive. So if x is positive, electric field is along x axis like this. If x is negative, that is on the negative side of the x axis, electric field is along negative x axis. So electric field is like this. बात क्लियर? ये समझ में आता है इतना देख के? एकस, हरगुन, दिलीशा, ध्वनि, ये बात समझ में आती है? फ्लैट सरफेस से लीविंग फ्लक्स होगा दोनों तरफ, कर्व्ड सरफेस पे फ्लक्स क्या होगा? 0। करो करो दिमाग लगाओ।
कशिश आया आंसर? नो सर भी निकालो जो इतना तो निकालना ही नहीं है। कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स बोल बेटा कितना होगा? कशिश यस सर कर्व्ड सरफेस में फ्लक्स बोल बेटा। एरिया वेक्टर ऊपर, यस सर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड, फ्लक्स बोल कितना होगा? सर 0 0, क्योंकि एंगल है 90 डिग्री, तो इसमें निकालने की क्या जल्दी है, निकालने की क्या बात है। कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स क्या हो गया? 0। फ्लैट सरफेस से, ईच फ्लैट सरफेस कितना होगा? इंटीग्रल ई डॉट डी एस, और ये हो जाएगा पॉजिटिव क्योंकि लीविंग फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, एरिया पाई आर स्क्वायर। सो टोटल फ्लक्स कितना हुआ? कर्व्ड का 0 और 2 फ्लैट का ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया बेटा? यस सर क्या दिक्कत थी इसमें? ये तो खत्म हो गया। सर हो गया आंसर। वेरी गुड, ये समझ में आ गया ना। और चार्ज निकालना है, चार्ज निकालना है तो फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट। सो 2 ई नॉट पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। सबको समझ में आ गया बेटा? यस यस सर हरजस, यस सर समझ आ गया। अंगद, आकाश, समीप, सतीश, नमन, नमन। यस सर चलिए अब दिमाग लगाइए क्वेश्चन नंबर 15 पे, स्टार लगाइए और वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखिए आपके इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए। एनसीईआरटी का लास्ट सॉल्व्ड एग्जाम्पल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15th, दिमाग लगाइए। ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आपको लास्ट टाइम एक डेरिवेशन कराई थी ना नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की, वो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। अब वो कोर्स में नहीं थी, मैंने इसीलिए बोला था कि कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, भले ही कोई चीज कोर्स में हो ना हो। अगर उस तरह की कोई सिचुएशन आ गई तो कैसे दिमाग लगाओगे, इसमें वो काम करना है। हिंट मैंने दे दिया। 15th अटेम्प्ट कीजिए प्लीज, 5 मिनट है आपके पास। सामने देखिए क्वेश्चन में, ये कौन से मॉडल की बात कर रहा है? जे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल।
उसमें क्या बोलता है कि सेंट्रल टाइनी कोर होती है, उसमें चार्ज है प्लस Ze और नेगेटिव चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है माइनस Ze। अगर इस मॉडल को कंसिडर करें, उसने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो आउटसाइड इनसाइड। पहले आउटसाइड की बात करते हैं। आउटसाइड गॉसियन सरफेस कंसिडर करो। अगर आप आउटसाइड में एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करते हो, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, पहले हम आउटसाइड ले रहे हैं, दिस इज कैपिटल आर and this radius is small r. I am considering small r greater than capital R. Integral E dot ds is total charge enclosed divided by epsilon naught. So integral E dot ds कितना आया? 0. तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितनी हो गई? 0. इतनी बात समझ में आती है, क्योंकि टोटल चार्ज एनक्लोज्ड कितना है? 0. जितना पॉजिटिव चार्ज ओवरऑल है उतना ही टोटल नेगेटिव चार्ज है। ये बात सबको क्लियर है? इसमें कुछ पूछना है किसी ने? अब आ जाते हैं इनसाइड पे। अगर हम इनसाइड पे देखें, ध्यान दीजिए, मैंने एक लूप कंसिडर किया स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। अब इसमें पॉजिटिव चार्ज तो पूरा इनक्लोज्ड है, नेगेटिव चार्ज कितना इनक्लोज्ड है वो देखते हैं। वॉल्यूम डेंसिटी रो बोल दी। वॉल्यूम डेंसिटी क्या होता है? टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। होता है कि नहीं होता? नेगेटिव चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो टोटल नेगेटिव चार्ज हो गया माइनस Ze डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब इज इक्वल टू, मान लिया लेट नेगेटिव चार्ज एनक्लोज्ड बी क्यू डैश। इसको पार्ट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय दैट पार्ट ऑफ वॉल्यूम भी बोल सकते हो। तो क्यू डैश हो जाएगा माइनस Ze R क्यूब बाय R क्यूब। इस स्टेप तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। पॉजिटिव पूरा पूरा इंक्लोज्ड है, जो अंदर मैंने ब्लू कलर से डॉटेड वो बनाया जिसको मैं शेड करने जा रहा हूं, इस सेक्शन में पॉजिटिव पूरा का पूरा इंक्लोज्ड है, बट नेगेटिव पूरा इंक्लोज्ड नहीं है। नेगेटिव कितना इंक्लोज्ड है वो आप कैसे निकालोगे? वॉल्यूम डेंसिटी से। वॉल्यूम डेंसिटी क्या है? टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। उसको मैं क्या बोलूंगा? पार्ट ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय दैट पार्ट ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट होती है वॉल्यूम डेंसिटी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में। सो यहां यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो माइनस Ze अपॉन 4/3 पाई R क्यूब, ये हो गया टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू पार्ट ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय दैट पार्ट ऑफ वॉल्यूम। अब इसमें लगाओ गॉस थ्योरम। इंटीग्रल E डॉट ds इस टोटल चार्ज इनक्लोज्ड पॉजिटिव पूरा और Q डैश एक्स्ट्रा साथ में डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। नॉट नहीं आएगा, मीडियम चेंज हो गया, इसके आंसर में नॉट लगा हुआ है, वो मिसप्रिंटिंग है। एप्सिलॉन आएगा, एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा। सो E इंटू 4 पाई R स्क्वायर, 1 बाय एप्सिलॉन बाहर, Ze Q डैश की वैल्यू डालो माइनस Ze R क्यूब बाय R क्यूब, Ze कॉमन, E into 4 pi R square is Ze by epsilon 1 minus R cube by R cube। 4 pi R square नीचे ले जाइए, 4 pi बाहर रहने दीजिए, R square अंदर ले जाइए। Ze by 4 pi epsilon 1 by R square minus R cube by R square तो R कट गया, R बचा, R square कट के R by R क्यूब। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गई इनसाइड। समझ में आया? दोबारा, जब बाहर आप कंसिडर करते हो, जब आप आउटसाइड लूप कंसिडर करते हो, तो इनसाइड टोटल चार्ज कितना हुआ? 0। जितना अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उतना ही अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज है, तो ओवरऑल चार्ज हो गया 0। बट अगर आप अंदर कंसिडर करते हो तो पॉजिटिव पूरा इंक्लोज्ड है, बट नेगेटिव सिर्फ कुछ पार्ट। वो कितना पार्ट इंक्लोज्ड है वो कैसे निकालोगे? वो निकालोगे वॉल्यूम डेंसिटी से, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम या पार्ट ऑफ चार्ज अपॉन दैट पार्ट ऑफ वॉल्यूम। कॉपी कीजिए, कोई स्टेप नहीं समझ में आता तो पूछ लीजिएगा साथ साथ। एप्लीकेशन 3 पे बेस्ड है ना? हाँ जी, एप्लीकेशन 3 पे बेस्ड है और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ एज अ क्वेश्चन।
इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप वो जो जितना मैं कराता हूं उसको समझा जरूर करो, रट्टे नहीं मारा करो। चीजों को रट्टा मारोगे फिजिक्स नहीं होगी। डोंट लर्न एनीथिंग, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, स्टेप्स पता होने चाहिए, अप्लाई करो। और ये रिविजन से होगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। पहली बार मुझे भी नहीं आया था, एक बारी में मुझे भी नहीं आया था, किसी को भी नहीं आता एक बारी में। एक बारी में कुछ कंसेप्ट समझ में आए, ठीक है, दोबारा उसको बिना देखे दिमाग लगाया, फिर पता लगा कौन सी चीज नहीं समझ में आई, फिर पूछी, फिर तिबारा किया, 3 बार 4 बार। यू हैव टू डू द थिंग्स, तभी चीजें होंगी। डेरिवेशन का ये मतलब नहीं होता कि आप लर्न कर लो, रट्टे मार लो। सॉरी, फिजिक्स नहीं होती ऐसे। कंसेप्ट समझो, नहीं आता पूछो। अभी कॉपी करो इसको, कोई स्टेप नहीं समझ में आता हाथों हाथ अभी पूछो। सर यहाँ पे जो ऑन द सरफेस वाला वो भी 0 होगा? ऑन द सरफेस भी 0 होगा, क्योंकि टोटल चार्ज उसमें भी 0 हो जाएगा। आउटसाइड एंड ऑन द सरफेस बोल देता हूं, ग्रेटर देन इक्वल टू ले लेते हैं। इसके बाद 16th मैं करूंगा, 16th समझाना पड़ेगा मेरे को। ये कॉपी कर लीजिए, फिर अगला समझाता हूं। कर लिया कॉपी? सबको क्लियर है? किसी को कुछ पूछना हो तो बोलिए। कर लो, कोई स्टेप नहीं समझ में आता अभी पूछो। एकम, एकस, गौरांगी, ध्वनि, दिलीशा, नो सर। कोई स्टेप नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए, फिर समझ लो, एक बार ओवरव्यू ले लो। अगर हम आउटसाइड निकालेंगे तो अंदर टोटल चार्ज एनक्लोज्ड है 0, जितना नेगेटिव पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूटेड है, भले ही उससे हमें कोई मतलब नहीं है, पर ओवरऑल जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो ओवरऑल चार्ज सिस्टम का क्या हो गया? 0। अगर हम इनसाइड निकालेंगे तो पॉजिटिव तो पूरा इनक्लोज्ड है, बट नेगेटिव सिर्फ कुछ पार्ट है, तो उस नेगेटिव के पार्ट को निकालना पड़ेगा वॉल्यूम डेंसिटी से। पॉजिटिव में जोड़ दोगे, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स ले लोगे। एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया, अब आप अंदर हो किसी और मीडियम में, तो एप्सिलॉन नॉट यूज नहीं करोगे, एप्सिलॉन यूज करोगे। हो गया कॉपी सबका? यस सर। क्वेश्चन 16 देखिए,
16। क्वेश्चन 16 कह रहा है a point charge 10 microcoulomb is at a distance of 5 centimeter directly above the center of a square of side 10 centimeter। अब ये समझने वाला है, आसान बहुत है बट ये कॉन्सेप्ट अभी तक आपने किया नहीं। ये मेरे पास एक क्यूब है जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर। अगर ये सॉरी ये एक सरफेस है, इसकी साइड है 10 सेंटीमीटर। अगर इसको मैं क्यूब बना दूं, एक इमेजिनरी क्यूब ले लिया 10 सेंटीमीटर साइड का, इसका बिल्कुल मिडल पॉइंट हो जाएगा 5 सेंटीमीटर ऊपर वाला, हाँ कि ना? 10 सेंटीमीटर टोटल हाइट है, 5 सेंटीमीटर वाला पॉइंट बिल्कुल मिडल में होगा। बिल्कुल मिडल में होगा मतलब टोटल फ्लक्स थ्रू दिस इमेजिनरी क्यूब ये होगा चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, हाँ कि ना? टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इज Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सिंस दिस चार्ज इज एट द मिडल, बिल्कुल बीच में ऑफ क्यूब, वी कैन से we can say flux through one face will be Q by epsilon naught divided by 6। 6 फेस होते हैं क्यूब के, तो एक फेस से कितना फ्लक्स पास होगा? Q by 6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि बिल्कुल मिडल में चार्ज है। मिडल में चार्ज है, चारों तरफ से हर तरफ फ्लक्स गया Q by एप्सिलॉन नॉट, तो एक 1/6 सेक्शन से कितना जाएगा? Q by 6 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया? अगर ये मिडल में ना होता तो कॉलेज लेवल में करोगे, अभी नहीं, उसमें इंटीग्रेशन वगैरह डिटेल में लगेगी, अभी कोई जरूरत नहीं है। अभी आपको जब भी आएगा मिडल में, या फिर सॉलिड स्टेट आपने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, वो लॉजिक लगेंगे। क्वेश्चंस करोगे तब क्लियर होगा। पहले 16th लिख लीजिए, इसके बाद 21 अटेम्प्ट कीजिए, वो इजी है, आप अटेम्प्ट कीजिए 21। 16th लिखने के बाद क्वेश्चन सरफेस है कह सकते हो, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। नॉर्मल सरफेस हो चाहे गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस भी तो इमेजिनरी सरफेस होती है ना। इसमें एक पार्ट एक्चुअल सरफेस है, बाकी मैंने कंस्ट्रक्ट कर ली सिमेट्रिसिटी बनाने के लिए, ठीक है? नेक्स्ट करो, 21 करिए अटेम्प्ट, इसके बाद वो इजी है, आप अटेम्प्ट कीजिए। हो गया 21 अटेम्प्ट? अच्छा पहले ये कॉपी कर रहे थे, ठीक है, कर लो कर लो।
हो गया 21? देखिए 21 देखिए जिसका नहीं हुआ, आपको बोला द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस एस डैश इज फाउंड टू बी 4 टाइम्स थ्रू द क्लोज सरफेस एस। दो सरफेस दिए कॉन्सेंट्रिक, एक दिए एस और ये दिए एस डैश। इसमें चार्ज है Q1, Q2, Q3, यहां चार्ज दिया है कैपिटल Q। आपको क्वेश्चन में गिवन है फ्लक्स थ्रू एस डैश इज 4 टाइम्स फ्लक्स थ्रू एस, ये सिचुएशन गिवन है, ठीक है। अब फ्लक्स थ्रू एस कितना होगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाय एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? दिशा, Yes, sir. गौरांगी, Yes, sir. ओके। फ्लक्स थ्रू एस डैश कितना होगा? एस डैश में टोटल चार्ज एनक्लोज्ड कितना है? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस कैपिटल Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आपको Q1, Q2, Q3 दिए हुए हैं, इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करोगे आंसर आ जाएगा। Q1 दिया है 1 माइक्रोकूलम, Q2 -2 और Q3 9.854। तीनों को ऐड करूंगा यह आ जाएगा 8.854 माइक्रोकूलम, 8.854 माइक्रोकूलम बाय एप्सिलॉन नॉट। यह आ गया 8.854 माइक्रो प्लस कैपिटल Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कीजिए, फाई एस डैश का हो गया 8.854 माइक्रो प्लस Q बाय एप्सिलॉन नॉट is 4 times 8.854 माइक्रो बाय एप्सिलॉन नॉट। ये कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट आपके पास कैपिटल Q की वैल्यू आ जाएगी 3 टाइम्स 8.854 माइक्रोकूलम। समझ में आ गया? इजी लगा? सबको क्लियर है बेटा? सो टोटल चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट लेना होता है। अब आ जाते हैं आज के होमवर्क पे। ये था आपका गॉस थ्योरम। आज का होमवर्क है नंबर 1, न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करोगे गॉस के। नंबर 2, कॉन्सेप्चुअल्स कंप्लीट करोगे गॉस थ्योरम के, इजी हैं, बहुत छोटे हैं, उससे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर तीसरा काम, स्टार्ट लर्निंग, मतलब इन राइटिंग, लिख लिख के डेफिनेशंस एंड डेरिवेशंस थियोरेटिकली शुरू कर दीजिए। संडे उसका थ्योरी का टेस्ट होगा, संडे इसकी थ्योरी का टेस्ट है। थ्योरी में डेफिनेशंस, डेरिवेशंस एंड कॉन्सेप्चुअल्स, ये 3 चीज आएंगी। तो न्यूमेरिकल छोड़ के बाकी सब कुछ संडे को उसका टेस्ट होगा इसका। तो स्टार्टिंग से? हाँ जी, पूरे चैप्टर का, चैप्टर 1 कंप्लीट। ठीक है जी। सो परसों, डे आफ्टर टुमारो इज अ डाउट क्लास। परसों इसके डाउट होंगे, फॉलोड बाय एनसीईआरटी आप लेकर आइएगा परसों। एनसीईआरटी से थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस करा के इस चैप्टर को पूरी तरह वाइंड अप करेंगे परसों। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।